Hello everyone. Today I'm Sagar Rai and with me here is my team of Kiwi Sports, and we are here with a big player and ex-player and ex-volleyball coach, Mr. Jaideep Sarkar, and yeah, he will introduce himself and he will let us know all about the sporting industry and how Indian sports industry is growing and what are the steps which are taken by him to develop and engage more in sports. So yeah, sir, over to you. Thank you, Sagar. Thank you, TV Sports, all the members and all the allied persons who are associated with TV, a unique platform. I am also associated somewhere. It is a very nice platform, and I think in the days to come it will flourish more. तो मैं जो लैंग्वेज यूज करूंगा दोनों बोथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? Yes sir, you can go ahead. हिंदी भाषी हैं सब। हाँ, अगर yes. प्रॉब्लम हो तो बताना फिर, है ना। तो आज का एक जो सागर से हमने शेयर किया कि आज का टॉपिक क्या होगा, तो इसमें है कि इन टोटलिटी अगर हम कहें तो लेट अस ट्राई टू रिवैम्प द इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम दैट इज टू बी देयर, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। कि मोर देन 70 इयर्स हो गया हम लोग के आजादी के, तो जो चीजें चली आ रही हैं उसे उसको लेते हुए और कुछ नई चीजें, जैसे हम लोगों ने इतने दिनों तक जो स्पोर्ट्स को जाना, जो देखे कि स्पोर्ट्स है क्या, तो वैसा लगता है कि मोस्टली अभी तक भी ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी जो चीजें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कंसंट्रेशन है वो विनिंग पर है। विनिंग मेडल्स, अचीवमेंट्स, वेरी गुड थिंग होना चाहिए। इसमें कंट्री का जो ऑरा है, जो कंट्री का जो फेम है, वो इंटरनेशनल लेवल में, ग्लोबल लेवल में आगे आता है, ये तो डेफिनेट है। ये सब तो बेंचमार्क है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए या किया जा रहा है, ऑल आर अप्रिशिएबल। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने काफी कुछ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे एक दिन दो दिन में नहीं मिली है। काफी दिनों से मैं इसमें अपने खुद को भी एक पार्ट एंड पार्सल रख के कि इस स्पोर्ट्स को कहाँ हम लोग ले जाएं, है कि स्पोर्ट्स पर्सन और द स्टेक होल्डर जो भी हैं वो चाहेंगे तभी संभव हो पाए। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो जो ब्रांड है, जो स्पोर्ट्स के जो टॉप प्लेयर्स हैं हमारे कंट्री में हैं, मे बी क्रिकेट प्लेयर्स, मे बी एथलीट्स राइट नाउ, मे बी बैडमिंटन, किसी भी इवेंट में, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ग्लोबल लेवल में अपना नाम कमाए। तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहले कि हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि स्पोर्ट्स का उद्देश्य, माने स्पोर्ट्स दुनिया में आया कैसे। तो बहुत लंबी कहानी है। इन ए नटशेल अगर देखा जाए टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर वर्ल्ड थ्रू सो मेनी वेपन्स, जो कि आईओसी के पास है, यूएन के पास है, हमारे आपके पास, इट इज ग्लोबल। तो कैसे किया जाएगा? तो स्पोर्ट्स को बेटर करने के लिए सबसे पहला जो काम है, इसको समझना है कि कंपटीशन के थ्रू से जो स्पोर्ट्स हम लोगों ने इतने दिनों तक देखा, और जो बैरन पियरे डे कुबर्टीन का जो फिलोसॉफी था या है भी, वह उससे कहीं हम लोग लिटिल बिट माने डाइवर्ट तो नहीं होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इंक्लूसिवनेस और सबको लेकर चलना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि कंटिन्यूअस डिबेट होनी चाहिए। और ओलंपिक ट्रूथ एक सब्जेक्ट है, उसमें भी डिबेट होनी चाहिए। तो उतना डीपली मैं नहीं जाऊंगा, एक घंटे में बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में हम लोगों को सबसे पहले स्पोर्ट्स कल्चर लाना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं है। एक बहुत ही कम परसेंटेज के
लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स को लेके चलते हैं, मे बी हेल्थ पर्पस के लिए हो, वेलबींग पर्पस के लिए हो, या कंपटीशन पर्पस के लिए। तो ये मात्र नॉट इवन 5, मैंने पिछला एक इंटरेक्शन में भी बताया था, 4.59% जो पीपल ऑफ इंडिया दे यूज टू गो टू प्ले फील्ड्स और दे डू एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रेगुलरली। तो इतनी बड़ी कंट्री के लिए ये परसेंटेज मेरे ख्याल से न तो हमें एक हेल्दी कंट्री का ही ये देता है, स्टेटस देता है, नहीं अचीवमेंट में हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 7 मेडल्स आए ओलंपिक्स, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा कंट्री, मैं तो कभी कभी कहता हूं कि कंट्री नहीं, ये दुनिया है। तो चाइना ने कर दिखाया, कर रहा भी। हमारे इंडिया में क्या कमी है कि हम लोग उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जो पॉलिसीज अपनाते हैं, तो उन पॉलिसियों में कंटिन्यूअस एक अपडेशन होना चाहिए। हम लोगों ने स्पोर्ट्स का जो भी कोर्सेस इंडिया में होता है, चाहे वो कोचिंग कोर्सेस हो या फिर आप फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेस करें, इवन उसमें पीएचडी भी लें, ये जो मैंने सब्जेक्ट बताया, स्पोर्ट्स कल्चरिंग इज नोवेयर देयर, कहीं है ही नहीं। हम टेक्निकलिटीज के ओर ज्यादा चले जाते हैं, स्पोर्ट्स कल्चरिंग की ओर नहीं जाते। ये सब दिमाग में रखते हुए हमने बहुत सारा पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस मैंने यूएन और आईओसी को फॉलो किया, और करने के बाद चूंकि मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ इंडियन पियरडे कुबर्टीन एसोसिएशन के, which directly links with the IOC, तो ओलंपिक फैमिली के एक मेंबर होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया जाना है। एक मैंने स्लाइड दिया है जिसमें ओलंपिक मिशनरीज का है एक लंबा सा, क्या वो शो किया जा सकता है? Yeah, tech team, can you show the slide? Olympic factories. Yeah. Not this one. आगे बढ़ते, आगे और आगे और आगे, थोड़ा और, एक और, yes, this one. Okay. This is very important. This is the important functionaries of IOC, that means International Olympic Committee. आप इस स्क्रीन में देखेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एट पार विद द ओलंपिक मूवमेंट, जो कुछ भी गतिविधियां दुनिया में चला रही हैं वो ये है। और इतने सारे गतिविधियों में जो येलो कलर्ड जो फर्स्ट टॉप में है, उसमें हमारे कंट्री में आप सिर्फ 2 हमारे यहाँ पर माने इन एक्टिव मोड है। एक है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटी, और एक है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का। ये जो नंबर 1 है एनओसीज, एनओसीज जो है नंबर सबसे पहले। एनओसी का मतलब होता है नेशनल ओलंपिक कमिटी, माने इंडिया में आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। और जो ओलंपिक खेल जो होता है, तो ओलंपिक खेल में पार्टिसिपेट करने से जुड़ा हुआ सारी चीजें। बाकी ये जो टॉप में है, जितने येलो कलर से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 पैरामीटर्स में हम लोग सिर्फ 2 का, मोरलेस 2 का हम लोग रेगुलर माने इंटरेक्शन करते हैं थ्रू आईओए। इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो देखोगे बहुत सारा ओलंपिक म्यूजियम से जुड़ा हुआ, ओलंपिक रिसर्च से चीजों से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको कहीं पढ़ाई भी नहीं जाती। और ये ओलंपिक मूवमेंट का एक बहुत ही बड़ा हथियार है, और ये ओलंपिक मूवमेंट है जो जिसके अनुसार पूरे दुनिया का खेल जगत, खेल तंत्र चल रहा है। और बताता चलो, क्योंकि आप लोग सारे लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हो, दिस इज द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो आंदोलन है वो ओलंपिक आंदोलन है आज तक का।
ये कोई क्रांति नहीं वाली बात है, लेकिन ये जो आंदोलन चल रही है टू मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर वर्ल्ड, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके लिए इसमें और बहुत सारी चीजें नई नई आ रही हैं। लेकिन इन ए नटशेल कह सकते हैं कि ये 9 पैरामीटर्स में जब तक हम लोग ये मैक्सिमम पैरामीटर्स की ओर नहीं बढ़ेंगे, बैरन पीरियडिक कुबर्टीन का भी इसमें है, पीडीसी वो भी है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं लाने का। तो जो माइंडसेट इंडिया में है अभी तक कि खेल का मतलब मैदानी खेल, जीत हार वाली खेल, उससे थोड़ा सा हम लोग को अपना मानसिकता को थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा। जीत हार कंपटीशन होनी चाहिए, नहीं तो आपको ये नहीं पता चलेगा, आपको कंपटीशन की भावना भी नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ बाकी जो चीजें उनको भी आपको पूरी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ रोटी या चावल से नहीं होगा, उसके साथ सब्जियां भी चाहिए, दाल भी चाहिए, है कि नहीं, तब एक कंप्लीट फूड बनता है। तो ये जो पैकेज है, ये मुझे लगता है कि पूरे कंट्री में सारे जगह पर हर एक स्टेट में इसका फैलाव होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली हम लोग ओलंपिक मूवमेंट की और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप लोग शेयर कर लेना, कहीं भी जहां भी जरूरत पड़े अपना रिकॉर्ड के लिए भी रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स में बोलना है, तो कहने का मतलब है कि नेशनल ओलंपिक कमिटी और पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स, दोज आर द थिंग्स जिसमें हम लोग ज्यादा माने इंटरेस्ट लेते हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, उसको भी करना है, ठीक है ना। और दूसरा कुछ स्लाइड्स में हम लोग आगे चले चर्चा करते हैं। सागर, क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अनुसार ओलंपिक मूवमेंट अपना इनकॉर्पोरेशन विद द यूएन ये चल रही है। इसमें आप गौर करना, नंबर 3 एंड नंबर 11। नंबर 3 है गुड हेल्थ। कैसे मिलेगा? ये टोटल वर्ल्ड के लिए है। दुनिया को और बेटर वर्ल्ड बनाया जा सकता है बाय फॉलोइंग दिस यूएन सस्टेनेबल गोल्स। इसमें 17 गोल्स हैं। नो पॉवर्टी, आप देख सकते हो जो जो चीजें हैं आगे, वुमेन एम्पावरमेंट का भी है, सारी चीजें हैं। तो नंबर 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और नंबर 11 है जिसको कि फॉलो अभी हम लोग हम जहां रह रहे हैं, सेल बोकारो स्टील, दिस हैज बीन accredited with the India's first global active city। तो सस्टेनेबल सिटीज वो भी है, हाँ, वाटर मैनेजमेंट के लिए भी होगा, मैरीन लाइफ का भी होगा। ये बहुत ही एक मास्टर चीज है जो कि आपको, अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारे द्वारा ये दुनिया और बेहतर दुनिया हो, और उसके लिए ये इन सभी सब्जेक्ट इश्यूज पर आपको ध्यान देना होगा। तो डायरेक्टली हिट करने वाली जो है स्पोर्ट्स, वो गुड हेल्थ है, वो सस्टेनेबल सिटीज है। इन सभी के द्वारा हम लोग स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट कर पाए। स्पोर्ट्स कल्चर जिसकी बातें मैं अभी कर रहा था कि हर घर में खेल हो, घर के अंदर खेल हो, ग्राउंड में खेल हो, ये यहाँ बहुत रेयर है। इसके प्रति नजरिया हम लोगों को बदलना होगा। इसीलिए मैं कहा कि रिवैम्पिंग की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्लियर है। We are targeting number 3 and number 11 right now through the missions in which I am involved with. Global Active City. Global Active City. That is also a part. आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बोलेंगे। ये है, देख लो इसमें क्लियर दिया हुआ। We have developed an international standard, a certification scheme and an education and empowerment program of cities. This has been recognized by IOC and UN also. और इसमें जो काम करने वाले जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वन इज इवालियो, देन देयर इज टेफिसा। टेफिसा के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ पढ़े होंगे, द एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सबके लिए खेल, सबके लिए खेल, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड सेक्स कैटेगरी एंड इवन डिसेबिलिटीज, जिसको कि अभी हमारे पैरालंपिक में जो गए काफी अच्छा परफॉर्म करके आए। तो ग्रेजुअल ऐसे इसको सपोर्ट करता है ये जो लिवरपूल जॉन मूस यूनिवर्सिटी इज ए वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, जो इस पर रिसर्च जो हो रही है इस ग्लोबल एक्टिव सिटी प्रोग्राम में, वो करता है लिवरपूल जॉन मूर यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ भी अभी चूंकि कोविड के लिए थोड़ा सा बंद सा पड़ा हुआ था पिछले लास्ट 2 ईयर से,
तो कम्युनिकेशन स्टार्टेड विथ लिवरपूल जॉन मूर यूनिवर्सिटी। अल्टीमेट रिकॉग्निशन जो है वो आईओसी देती है और इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इवालियो एंड टेफिसा का है। ठीक है, तो इट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़े। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसीलिए शो किया कि आई थिंक आई एम इन सेल, बोकारो स्टील सिटी एंड बोकारो स्टील प्लांट, इट इज ए सेल सिटी एंड इट इज आवर प्राउड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आवर कंपनी हैज इंटरेक्टेड विथ यूएन एंड आईओसी। आप देख सकते हो जेनेवा से, लुजान से हमारे डायरेक्टर इंचार्ज साहब अमरेंदु प्रकाश बोकारो इंडिया से हैं। इधर लेफ्ट कॉर्नर में कहीं हम दिखेंगे, छोटा सा हो गया, इन लोग थे डिग्निटरीज, तो इनको सामने लाना ज्यादा जरूरी था। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है, दो वी आर एक महारत्ना कंपनी, सेल इज ए महारत्ना कंपनी, और इसका जो फैलाव अभी ग्रेजुअली और बढ़ रहा है। और इस प्रोग्राम के थ्रू से हम लोगों ने बोकारो में बहुत सारे एवेन्यूज को ओपन किए हैं और बहुत ही यूनिक एवेन्यूज है और बहुत ही आई कैचिंग एवेन्यूज है, जिसका चर्चा मैं अभी करूंगा। तो ये 21 जून को हुआ था और इसमें भी बहुत सारा जिम्मेवारियां हम लोग को मिली है। एक ग्लोबल कांग्रेस, इस पार्ट का ग्लोबल एक्टिव सिटी का वर्ल्ड कांग्रेस जो है होस्टेड बाय बोकारो इन द कमिंग ईयर 2022। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें कि मुझे गर्व है, हमारे मैनेजमेंट के थ्रू से हमने इस चीज को भारत का पहला एक्टिव सिटी होने के नाते हमने यूएन और आईओसी के साथ जोड़ने का प्रयास किया, एक कड़ी का काम किया। तो इसलिए और मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोलैड यू कैन से, कि एक डायरेक्ट लिंक एक इंटरनेशनल बॉडी के साथ हम लोगों का है। वी आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आईओसी इन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये गर्व की बात है, पूरे कंट्री के लिए गर्व की बात है कि इस तरह के जो सिटीज हैं, जिसका कि ओनरशिप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लाइक सेल बोकारो। वी आर हैविंग 8 integrated steel plants in India. Bokaro is one of the biggest one. Then there is Bhilai, Durgapur, Rourkela. जितने भी स्टील सेक्टर के हैं, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेल है। और ऐसा लग रहा है कि इन ड्यू कोर्स थ्रू आवर टॉप मैनेजमेंट ऑल द सिटीज विल गेट इनटू इट। एक प्रोग्राम होगा, ठीक है, 10 कर सके, 5 कर सके, 90 कर सके, लेकिन रास्ते में चलना जरूरी है। हेल्थ एंड वेलबींग के थ्रू से ही हम लोग स्पोर्ट्स को आगे ले जा सकते हैं। और लोगों का जो हेल्थ पार्ट है, जो कोविड के बाद अभी और ज्यादा प्रोमिनेंट होके आया है कि भाई आप खेलकूद करोगे, योगा करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सारे लोग जानते हैं, तो उसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो ये एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे बोकारो में, मैं यहाँ का ग्लोबल एक्टिव सिटी का इंडिया का लीड ऑफिसर हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आवर ऑर्गेनाइजेशन सेल इज डूइंग वेरी रैपिड प्रोग्रेस इन दिस पार्ट एंड थ्रू दिस अंडर दिस अम्ब्रेला हम लोग यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स अभी खोल रहे हैं। ऑलरेडी अर्लियर वी आर हैविंग सेल फुटबॉल एकेडमी व्हिच इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का स्टार एक्रेडिशन भी मिला हुआ है। कई बार बच्चों का जो सुब्रतो कप होगा 3 टाइम्स विनर है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होती है स्कूल की, तो उसमें 3 टाइम्स विनर रह चुकी है। तो कई बच्चे जो हैं इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्चरी सेंटर है, डे बोर्डिंग, क्रिकेट डे बोर्डिंग सेंटर है। देन नाउ इस तीनों के अलावा अभी हम लोग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी की ओर आगे बढ़ गए हैं। और सबसे इसमें खुशी की बात ये है कि to shoulder this one of the biggest responsibility, we have boarded the experts from our organization who have earlier retired from the organization. ये भी एक नया रास्ता खुल रहा है कि स्पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स की सहायता ली जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी जब मिली है तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हम उसको कैसे करना है। तो चूंकि रिटायरमेंट का भी काफी रैपिड चलता है, लोग रिटायर होते चले जाते हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टीज तो रहता है। उस एक्सपर्टीज के द्वारा हम लोग शोल्डर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे
जो सिटीजन बेस्ड प्रोग्राम्स है, जैसे पूरे शहर में 30 प्ले फील्ड्स जो हमारा मैनेजमेंट के द्वारा अपग्रेड किया जाएगा, उसको निर्माण किया जाएगा, और जगह जगह पर अलग अलग इवेंट के ग्राउंड्स बनाया जाएगा, सारी फैसिलिटीज मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और दैट इज फॉर नॉट फॉर कंपटीशन, दैट इज फॉर मल्टीप्लाइंग द सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। जो कॉलोनीज के बीच में ग्राउंड्स है, ऐसे 30 प्ले फील्ड्स को बड़ा छोटा हम लोगों ने इसको शॉर्टलिस्ट किया है, और मुझे लगता है कि बाय द इनिशियल स्टेज ऑफ 2022 वी विल मेक इट, और वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। साथ ही साथ कुछ हम लोग पेरिफेरल एरिया में और टाउन में भी हम लोगों ने एक ओपन जिम जो हुआ करता है, बहुत नया कंसेप्ट है। पहले तो जिम का मतलब होता है कि बंद दरवाजे के अंदर में जाके आप वर्जिश करो, अब हो गया है ये ओपन जिम का सिस्टम आया है, और बहुत ही एक काफी स्टेशंस का होता है, 6, 8, 10, तो आपके विश के अनुसार उसको आप स्टेशन कर सकते हो, जहां पर कि सिटीजन आएंगे और अपना हेल्थ का, अपना वेलबींग का ख्याल रखेंगे। हाँ, तो ये सब चीजें आ रही हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर एक बहुत ही न्यू बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन हॉल विथ टर्फ, मैंने सिंथेटिक टर्फ का भी अभी डायरेक्टर साहब ने ओपनिंग किया है। तो हमारे पास अभी 3 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है विथ सिंथेटिक टर्फ एट आवर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंड दैट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज आल्सो गेटिंग न्यू शेप। एक नई जो भी वहाँ फैसिलिटीज हैं सिटीजन के लिए, वहाँ वॉकिंग ट्रैक भी है, वॉलीबॉल ग्राउंड भी है, फ्लडलिट ग्राउंड है, बास्केटबॉल है, जिम है। तो ये सारी चीजों को हम लोग नए सिरे से लाए हैं अंडर दिस अम्ब्रेला। एक और जहां हम लोग नए नए सेंटर्स खोल रहे हैं, एक और जहां हम लोग नए सिटीजन के लिए 30 प्ले फील्ड्स कर रहे हैं। देन देयर इज दिस टाइप जो ये ओपन जिम का पैरामीटर है, और जो एक्सपर्ट्स को हम लोग अपना रोल में रखने का जो एक प्रयास है वो भी चल रहा है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। हाँ, कुछ बड़ा काम के लिए टाइम तो लगता है, तो हम लोग उसी में चल रहे हैं आगे। इसके लिए हम सेल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और साथ ही आईओसी को भी और यूएन को भी, सो दैट कि ये जो अपना जो इंटरैक्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है ये आगे बढ़ता चला। Very good to know, sir. Very good to know about all the hard work that SEAL is putting in, Bokaro Steel is putting in, and how you are collaborating with foreign organizations and developing and working on to develop sports infra and sports ecosystem and sports culture in that place, and from that place you are impacting our country. So it's a great thing. So I want to know really more about all this by like how you are optimizing the sports infra. जो भी आपने वहाँ पे डेवलप किया है उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हैं? होता क्या है कि आई एम लिविंग राइट नाउ इन NTPC. Here they have developed a stadium, full a professional stadium, and उस पे काम नहीं हो रहा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. They have wooden badminton courts, lawn tennis, swimming pool, basketball court, synthetic courts. So like if अगर यहाँ पे हम स्पोर्ट्स फॉर ऑल वाली चीज नहीं लाएंगे और उस चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, तो वो ग्रो कैसे करेगा? सो वहां पे इन चीजों पे कैसे काम हो पा रहा है? यस, बहुत अच्छा आपने बताया कि इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। तो सिंस आई एम बेसिकली आई एम ए वॉलीबॉल पर्सन, ओके, वो भी एक स्पोर्ट, और ऑब्जर्विंग द वॉलीबॉल का जो प्रचार प्रसार हमारे इस शहर में चाहे झारखंड में हुआ है, उसमें जो कुछ भी हम लोग किए हैं, यहाँ से इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी निकले हैं, प्रवीण कुमार इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं, और भी लड़के हैं, माई सेल्फ ऑल्सो एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं। तो इन सब चीजों को लाकर हमने एक चीज समझी कि जब तक ये एक क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया जाएगा, चाहे आप किसी भी इवेंट में हो, तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो बेसिक फंडा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्वांटिटी से ही क्वालिटी आती है। तो हम लोगों ने अच्छा, उसमें भी क्या है, इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम अभी तक जो हमने देखा है, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली जितने भी इवन साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, state sports federation, they are also working hard.
बट ये जो रिवैम्पिंग की बात कर रहे हैं, इसमें क्वांटिटी को लाने की जो अभी नया प्रयास खेलो इंडिया या इस तरह का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लाया है, ऑफ कोर्स हमारे ऑनरेबल पीएम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को सोचा कि ये खेलो इंडिया, जैसे कि आपका जो नाम है KIBI, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, डेफिनेटली खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इसमें भी कहीं ना कहीं Q2Q छुपा हुआ है। हाँ, तो Q2Q जो हम बोलते हैं, क्वांटिटी टू क्वालिटी। देखो, ये बात आप मान के चलो कि सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ठीक है? वो क्यों टिका हुआ है? वो इसलिए इतना दिन से सस्टेन कर रहा है क्योंकि उसको एक हिमालय का एक लॉन्ग रेंज मिला है, एक मजबूत आधार है, ठीक है? तो आधार बहुत जरूरी है। हम लोग अचीवमेंट में जाएं, लेकिन अचीवमेंट को और मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? हमारे जो स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग जरा सा इसमें ध्यान दें कि लेट अस मूव टुवर्ड्स ए टेंजिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। टेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको आप देख सकते हो, हाँ। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको आप देख नहीं सकते। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो आप समझ ही रहे हैं। आई एम वर्किंग इन सेल इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन ये देखा गया है कि राइट फ्रॉम द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन डाउन द लाइन टू द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अलग अलग खेलों के होते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इसमें एम्पावर्ड नहीं होते हैं, तो वो एम्पावरमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो हर एक एसोसिएशन के पास जो भी उस खेल से जुड़े हुए स्टेडियम से लेके, इक्विपमेंट से लेके, मैन पावर से लेके, फंड से लेके सारी चीजें हों, तो हम कह सकते हैं कि दे आर टेंजिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन उनको तो अपना काम करना ही है, साथ ही साथ जो अवेलेबल एट द मोमेंट हमारे पास क्या है, टेंजिबल और ऑर्गेनाइज्ड, और जिसके पास एक ह्यूज पूल ऑफ फ्यूचर चैंप्स है, दैट इज स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है? तो इन पर भी ध्यान देना होगा, और इनको लेकर ही हम लोग का जो अभी 27 से 29 हम लोगों ने यहाँ एक वर्कशॉप रखा है वॉलीबॉल का, दैट टू इन द नेम ऑफ सर WG मॉर्गन, हु इन्वेंटेड वॉलीबॉल। तो नामकरण के पीछे भी हम लोगों ने बहुत दौड़ाया दिमाग की कहाँ क्या किया जाए। तो सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया खेल को, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उन्हीं के नाम से ये वर्कशॉप है। इसमें वी आर इन्वॉल्विंग ऑल द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड टेंजिबल सेक्टर्स। इसमें बहुत सारे एकेडमीज भी हैं, बहुत सारे क्लब्स भी हैं, मैक्सिमम स्कूल्स, गवर्नमेंट सेक्टर के भी। तो ये लोगों को लाके उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको यहाँ पर हम लोगों ने इनवाइट किया है। वो लोग आएंगे और हम लोग मोस्टली उसमें टेक्निकलिटीज की चीजों को तो बताएंगे ही बताएंगे, और ये जो मल्टीप्लाई कैसे किया जाना है, इसके बारे में भी काफी ज्यादा चर्चा हो। और इसमें हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में जो एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है झारखंड की, मोंगिया स्टील का, उन्होंने काफी सपोर्ट मिल रहा है। और जो गुणवंत सिंह, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया साहब उनके चेयरमैन है, ही इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ आवर झारखंड स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन। तो वो भी एक पार्ट है जो कि हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द सम ऑफ द रिनाउंड स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि उनका जो दरवाजा खुलता है वो बिजनेस साइड से खुलता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर स्कूल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनका भी दरवाजा खुलेगा, उनका भी मार्केटाइज होगा चीजें, ठीक है ना? तो ये हमको तो लगता है कि आवर फर्स्ट टारगेट छोटे से स्टेट में है कि लेट अस इन्वॉल्व 10,000 यंगस्टर्स इन स्कूल्स। हर एक स्कूल के पास, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों स्ट्रांग होता है, उसके पास अपने ग्राउंड होती है, अपने स्पोर्ट्स टीचर्स होते हैं, अपना एक सिस्टम होता है, और कुछ काम के लिए उनके पास फंड भी होता है, और उनका एक टारगेट भी होता है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को प्रमोट करे। स्कूल का क्या होता है, हर एक स्कूल जो होता है, फ्यूचर सिटीजन, जो भविष्य के जो सिटीजन होंगे, अच्छे सिटीजन, उनका निर्माण स्कूल से होता है। तो सिर्फ बुकिश नॉलेज या लैब से या लाइब्रेरी से वो होने वाला कितना है हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा एक
पार्ट है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो इसको वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई होगा। सबसे बड़ी बात, बच्चे भी वहीं के मिलेंगे, उसी पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे को वहीं के स्पोर्ट्स टीचर के द्वारा उन्हीं के इसमें ग्राउंड में, उन्हीं के प्रेमिसेस में, विदाउट हैम्परिंग देयर ओन इंटरेस्ट, वी विल सपोर्ट इन टेक्निकलिटीज, इन इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो एक माहौल क्रिएट करने की बात है। तो ये माहौल जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक तो बच्चे आएंगे नहीं ना। वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन वन पार्ट, दैट इज द मिनी वॉलीबॉल। ये हर एक खेल में एक मिनी पार्ट होता है। जो छोटे बच्चे खेलते हैं 6, 8, 10 साल के, उनका लिम्स का साइज, हथेली का साइज सारा छोटा होता है। तो ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों ने इंडिया में जो देखा है, नेशनल चैंपियनशिप भी मिनी या सब जूनियर की होती है, लेकिन जो और छोटे हैं उनके लिए कोई यहाँ पर यूनिफॉर्म कुछ उस तरह का नहीं है इंडिया में कि वो आगे आ सके। तो उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि मिनी वॉलीबॉल पार्ट जो है, या बेबी वॉलीबॉल या स्कूल वॉलीबॉल, छोटा नेट होगा, नेट की हाइट छोटी होगी, बॉल भी छोटा होगा, ग्राउंड में प्लेफुल मूड में बच्चे जाएं, तो कल होके वही बच्चा जो है चैंपियन होके आगे आए। तो ये एक हम लोग का सोच है। हमें लगता है कि ये, और सागर भी इन्वॉल्व है इसमें। Yes, sir, I have one more question. How do you do the talent scouting? Yeah, talent identification. That is very important part, और उसकी भी चर्चा होगी। आपने अच्छा किया, सवाल कर दिया। देखो, हम अपने इवेंट के बारे में बोल सकते हैं, ऐसे अलग अलग इवेंट वाले अपने अपने देख ले कि क्या क्या चीजों की एक बच्चे में जरूरत होती है, प्लेयर में जरूरत होती है। ठीक है, जैसे वॉलीबॉल में हम लोग हाइट पे जाते हैं, जंप पे जाते हैं और उसका एजिलिटी पे जाते हैं। बेसिक टेक्निकलिटीज जो स्किल है वो अलग, उसको तो आप मैनुअल देख सकते हो कैसा वो ग्राउंड में खेलता है। लेकिन छोटे बच्चों में सबसे बड़ी बात है कि उनका ग्रोइंग एज रहता है, लेकिन अदर पार्ट का अगर हम लोग ये तीनों चीज का, क्या क्या मैंने बताया, हाइट, जंप एंड एजिलिटी, इन तीनों पैरामीटर को लेकर एक हम लोगों ने एक बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया है, दैट इज नोन एज वॉलीबॉल इंडेक्स। वॉलीबॉल इंडेक्स में एक चार्ट बनाते हैं, जितने भी बच्चे आए हैं उनका ये 3 टेस्ट लेते हैं, वेरी इजी टेस्ट। हाइट तो कोई टेस्ट नहीं है, वो तो कुदरती चीज है, उसको तो ऐसे मेजर कर सकते हैं। नाउ जंप के लिए हम लोग ब्रॉड जंप, स्पॉट एक जगह खड़ा रह के वो लड़का जंप करेगा, प्लेयर जंप करेगा, कितना आगे जा सकता है। जंप इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर एक्सप्लोसिव पावर आल्सो। तो वॉलीबॉल में जंप की बहुत जरूरत होती है, काहे कि ऑल जोन से अटैकिंग होता है। इवन सर्विस भी आजकल ऐसा लगता है इंटरनेशनल लेवल में कि वो तो एक अटैक हो रहा है, एक स्पाइक हो रहा है। ठीक है, बैक कोर्ट अटैक, फ्रंट कोर्ट अटैक, जंप सर्विस, जंप सेट, सारी चीजें, ब्लॉकर्स का जंप, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जंप्स लेना पड़ता है। और जिसका जंप जितना ज्यादा है वो उसका उतना ही ज्यादा फायदा है वॉलीबॉल में। नाउ एजिलिटी के लिए वेरी सिंपल है, जिसको कि हम लोग शटल रन कहते हैं, 10 मीटर्स into 3। बच्चा जो जाएगा एक जगह से स्टार्ट करेगा, उसका टाइमिंग ले लेंगे कितना सेकंड में कंप्लीट करता है। तो ये तीनों जब हमारे पास आ जाएगा तो इंडेक्स कैसे बनाएंगे, इंडेक्स में ऊपर रखेंगे हम जो मुझे ज्यादा चाहिए, हाइट ज्यादा चाहिए, जंप ज्यादा चाहिए, सीधा मैथमेटिक्स है। उसको हमने न्यूमरेटर में रखा और डिनोमिनेटर में रखा इस चीज को, टाइमिंग ऑफ शटल रन। तो आपके पास एक क्वांटम, एक नंबर आएगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका एक नंबर आएगा। इस बच्चे का ये इंडेक्स जितना बेटर है, जितना ऊपर रहेगा, तो उसका वॉलीबॉल की और प्रोमिनेंसी माने उसके एफिशिएंसी ऑफ वॉलीबॉल विल बी बेटर। तो सिमिलरली फुटबॉल में हो सकता है, सिमिलरली और भी इवेंट्स में हो सकता है। तो इस चीज के बास्केटबॉल में हर एक इवेंट में हो सकता है, क्योंकि हमको कम चाहिए टाइम शटल रन का, ज्यादा चाहिए हाइट और जंप। ठीक है, तो 100 बच्चों को हमने लिया, स्किल अपार्ट, स्किल वो किस तरह से स्किल अपना दिखाता, स्पाइक, ब्लॉक, सर्विस, डिफेंस, हाँ, अटैकिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो मैनुअली देखी जाती है। लेकिन ये एफिशिएंसी जो है, ये देखने के लिए हम लोग फिजिकल एबिलिटी तैयार किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको किसी तरह से कॉपीराइट करने का, सो दैट कि
एक ब्रांड हो जाए, सो दैट कि पीपल कैन यूटिलाइज दिस। इट इज यूनिवर्सल, सभी जगह दुनिया में इन तीनों चीजों के लिए ही छोटे बच्चों को वेरी इजी टू डिटरमिन देयर वॉलीबॉल। और इंडिया कैंप में भी होती है, नेशनल Yeah, कैंप yeah. में और भी सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट। So there are multiple organizations, private, government organizations, NGOs, sports NGOs, who are working on talent scouting nowadays. Like in Karnataka, there are two people that I am directly engaged with, and they have did a great job with sports technology. They have used sports tech equipments and all to scout athletes. But where I see lagging, according to me as a sports individual, कि कैंपेन्स पे हम फोकस नहीं करते हैं, हम सीधे टैलेंट स्काउटिंग के लिए जाते हैं। और these are technical sports, right? Volleyball is a technical sports. The jumping technique is different. आप जो नॉर्मल जंप करते हो उसके अलावा, so what I feel, अगर एक कैंपेन हो इनिशियली 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, just to एक माइंडसेट देने के लिए कि what is volleyball all about. Before giving your 100%, you need to understand what are the techniques. So एक थोड़ा सा उस 1 month का भी अगर होगा, तो आई फील कि जो टैलेंट निकल के आ रहा है वो भी काफी प्रॉपर मिलेगा और वो टैलेंट भी अपना 100% दे पाएगा। श्योर। ये कैंपेन की जहां तक बात है, तो इसी में हम लोग थोड़ा सा ना पीछे हो जाते हैं। हमारे कंट्री में कैंपेन नहीं चलता। देखो, मैं भी जब वॉलीबॉल खेलता था, तो क्योंकि मैं अच्छा खेल लेता था, इसीलिए मुझे सिलेक्ट कर लिया जाता था। बहुत कोई ऐसे हैं जो कि अच्छा उनका टैलेंट है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाता। ठीक है, तो एक हम लोग का विजनरी एक प्लानिंग है कि इसमें कैंपेन चलाया जाए। और अगर बड़े बड़े शहरों में कैंपेन्स होते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे रिमोट एरिया के बच्चे नहीं आ पाते, है ना। जैसे हमारा झारखंड ही है, झारखंड में हॉकी, आर्चरी, एथलेटिक्स, ये सब काफी ज्यादा यहाँ खेला जाता है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी। तो उसमें कैंपेन कैसे चलाया जाएगा? तो कैंपेन के लिए आपको देखो, ये जो स्पोर्ट्स और कॉर्पोरेट का एक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी जरूरत होती है। देखो, पैसे की जरूरत होती है, हर जगह पैसे की जरूरत होती है। अगर मैं कहूं कि आज कैपिटल रांची है, वहां एक वॉलीबॉल का कैंपेन किया जाए, इस तरह का कैंपेन जिसमें थाउजेंड्स लोग आएंगे और उनका हम लोग टेस्ट करेंगे, 1 week लॉन्ग करेंगे या 15 दिन का करेंगे एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसमें सपोर्टिव मेजर्स जो है, सबसे पहले तो आपके पास फंड होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है, उनका फंडिंग जो है वो बहुत ही एक है, सब जगह ऑप्शंस है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के साथ जुड़ते हो कहीं पर, तो आपको जो फाइल वर्क्स और फाइलिंग के लिए जो टाइम किल होता है ना, वो नहीं होता है। और चूंकि एक सिस्टम में आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट रिलेशन अगर कॉर्पोरेट के साथ, जैसे हम लोगों ने हम इंडिया स्टील के साथ किया, टू बी फ्रैंक, तो दैट इज अ बिग कॉर्पोरेट, एंड उन्होंने आया कि भाई हमको तो प्रमोट करना है। प्रमोट करने से उनका भी कुछ पार्ट जो है वो सक्सेस होता है, जिसके लिए वो बने हैं। हाँ, तो इस तरह का कॉर्पोरेट पार्टनरशिप के बहुत सारे हैं, जो कि कॉर्पोरेट पार्टनरशिप से ही आगे चल रही है। लगभग बहुत सारे हैं, लेकिन इसको और भी ज्यादा बूस्टअप करना है। छोटे लेवल में भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, गांव लेवल में भी, वहां के अगर कोई 1-2 बड़े घराने के कोई भी मिल जाए कॉर्पोरेट्स, तो वो आगे आ सकते हैं। काहे कि देखो, बच्चों का क्या होता है ना कि उनके लिए डाइट चाहिए, उनके लिए किट चाहिए, उनके लिए एक सिस्टम चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, पढ़ाई चाहिए। तो ये एकेडमीज जो हैं, ये बने हैं। ये कंसेप्ट हम लोग जब छोटे थे तो एकेडमीज का कंसेप्ट नहीं था। मुझे लगता है कि लास्ट ये 25-30 साल होगा ये कंसेप्ट आया एकेडमीज का, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पुलेला गोपीचंद का जो बैडमिंटन एकेडमी रिनाउंड, जहां से काफी रिनाउंड चीजें आई। तो हम लोग वो रिनाउंड चीजों को लाने के लिए जो जमीनी चीजें करनी चाहिए, डाउन द लाइन, बिहाइंड द कर्टन, वो और भी ज्यादा उसमें जोर लगाने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को, तभी हो पाएगा, है ना। पढ़े हुए चीजों के अलावा कुछ करना पड़ेगा, है ना, तो तब जाके सक्सेस मिलेगा। और इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। तो हम डेफिनेट है, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे कंट्री में अपॉर्चुनिटीज हो।
यहाँ पर जो पार्ट को मैं लेके चल रहा हूँ, चाहे जिस तरह से भी यहाँ देख रहा हूँ स्पोर्ट्स को, काम बहुत करने का है, बहुत सारी चीजें हैं, रिसर्च यहाँ पर बहुत कम होते हैं। डोपिंग क्यों बुरा है, डोपिंग का यहाँ लैब भी पता नहीं आज क्या स्टेटस है, लेकिन बीच में ऐसा चला था कि उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड कर दिया, तो ये सब चीजें हैं। रिसर्च वर्क जहां पर होगा वहां पर हर चीज खुलते चली जाएगी, आगे बढ़ता चला जाएगा। वो भी पॉइंट जो है मैंने एलीट स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा ध्यान ये है कि जो बेस है, लेट देम प्ले फर्स्ट, पहले घर से खेले। हाँ, क्वांटिटी आए, क्वालिटी जो टेक्निकलिटीज तो तब आएंगे ना, वो मैक्सिमाइज। देखो, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कोचेस की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल एजुकेशनिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ग्राउंड्समैन की जरूरत पड़ेगी। स्टेडियम बनाने के लिए पहले जो है, जो इंजीनियर्स होते थे वो सिविल के होते थे या जो अपने अपने सेक्शन के होते थे। अब देयर इज ए पार्ट स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये सब चीजों का एक जो कोलैबोरेशन होगा, दैट विल मैक्सिमाइज द टोटल इकोसिस्टम। लेकिन आज के दिन में मुझे डेफिनेटली टेंजिबल और ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर जाना पड़ेगा, और बाकी भी चीजें चलते रहे। लेट द अदर सेक्टर्स who are there, they are not enough tangible and enough organized, let them be organized and tangible. किसी के साथ किसी तरह का ये नहीं है कि वो खराब है या हम अच्छे हैं, ये एक चीज है, वो भी एक चीज है, इसमें आए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस के पास जो है ना, बहुत ही वो लोग हैंड टू माउथ पोजीशंस में होते हैं मोस्टली, तो उनको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से तो हम लोग देख लिए इतना दिन तक, हाँ, तो डिसेंट्रलाइजेशन, लेट द फूल गांव में खिले, है ना, बाद में जब वो नेशनल कैंप या स्टेट कैंप के लायक हो जाएगा तब आएगा, लेकिन वहीं पर अच्छा से चले। ये सब चीजें हैं। वन मोर थिंग सर, अभी स्पोर्ट्स पे हमने बहुत बात कर ली एंड हमने ऑर्गेनाइजेशनल एंड आप जो काम कर रहे हैं विच इज कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल, उस पर बहुत बात कर ली। एंड एक चीज सर, हमें एथलीट्स भी हम बुलाते हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए एंड काफी लोगों को हमने इनवाइट किया। सो एक प्रॉब्लम जो मेंटालिटी में है कि कोई भी आज के डेट में मैं एथलीट से बात करूं, सो ही इज प्लेइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। उनको अगर रोड मैप देखा जाए तो वो ये नहीं सोचते कि मैं कहीं बाहर जाके किसी प्राइवेट लीग में पार्ट ले लूं या किसी बाहर के क्लब का पार्ट बन जाऊं या मैं ट्रेन करूं या मैं इस स्किल को ग्रो करूं। दे आर प्लेइंग टू सस्टेन। तो वो मेंटालिटी कहाँ लैक कर रही है, और अगर एक एथलीट आज के डेट में खेलना चाहता है प्रोफेशनली तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए वॉलीबॉल के लिए? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और आपने जो कहा कि कैरियर का क्या होगा, है ना, कोई खिलाड़ी है, देखो है क्या ना कि आपको कहीं ना कहीं तो चिंगारी लगानी पड़ेगी, है ना। तो चिंगारी लगाने के लिए आपको पहले जिस स्पोर्ट से आप जुड़े हुए उसमें, हम आज मुझे नौकरी मिल गई है, सेल में हूँ ड्यू टू स्पोर्ट, ड्यू टू वॉलीबॉल। ये कभी कभी होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक रेलवेज सर्विसेज या बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, जो टाइम टू टाइम स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करते, आपने देखा हो, ठीक है। तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है बहुत, अगर टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो जो अचीवर्स है उनको ही मिलती, जो मेडलिस्ट है उनको ही जॉब मिलती, ठीक है। और जिन्होंने अपना जिंदगी पूरा लगा दिया यंग एज, लेकिन वो उतना नहीं बन पाए तो क्या करें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एक जो है पैरेलल लेके चलना होगा आपका स्पोर्ट्स एकेडमिक को। और ये स्पोर्ट्स एकेडमिक जो चीज आप आज कीवी जो कर रहा है, जो भी फिलोसॉफी कीवी का है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथन कर रहा है स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो फिजिकल एजुकेशन देखो, यहाँ क्या होता है, एक खिलाड़ी जब खेलता है तो खिलाड़ी को जॉब नहीं मिले तो वो स्विच करता है फिजिकल एजुकेशन या कोच बनने। कोच और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यही है जो कि इस कंट्री में नेक्स्ट डोर ओपन होता है उनके, ठीक है। लेकिन और भी विंग्स है, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। आज एक आम आदमी ट्रैक सूट पहन के अपना मार्केट भी जाता है,
उनके पॉकेट में भी उनके पैर में भी वही, आप कहीं बहुत जगह देखोगे वो फेमस कंपनी, रिनाउंड कंपनी को शू पहने हुए। तो वो पार्ट भी स्ट्रेंथन हो सकता है अगर हम लोग हर खेल के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो स्टेडियम बनाने का है कहीं, तो उसमें खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को प्राथमिकता। ठीक है, आज आप एक स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हो, तो द प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द स्विमर एंड द स्विमिंग फेडरेशंस एंड एसोसिएशंस जो भी हैं उनके, तो क्योंकि वो उनको जानते हैं। हाँ, एक सिंथेटिक ट्रैक बनाना है तो वो एक प्योर टेक्निकल चीज है जो कि स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स और जो स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग कोर्स कर ले वो कर सकता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन तो सबको क्लियर है क्या है नहीं है। अब है कि इसका मार्केटिंग, इसका ब्रॉडकास्टिंग, ब्रांडिंग, स्पोर्ट्स मीडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ये सब चीजें आज ओपन हो रही और ग्रेजुअली लोग आ भी रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया के, वो लोग नए नए कोर्सेस करवा रहे हैं। योगा के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आ रही। कहने का मतलब टोटलिटी अगर वो दरवाजा खुले तो मुझे हम लोगों को कहीं ना कहीं ये दिमाग में बैठा रहता है कि एक जॉब मिल जाए बस। खिलाड़ियों से, खेल से जुड़े हुए लोग जो भी हैं उनको, जो मेरी बातें सुन रहे हैं या न्यूज को सुनेंगे, क्योंकि हम लोग ना बहुत नौकरी ज्वाइन करने के बाद ना बड़ा साइलेंट सा हो जाता। ये साइलेंट होना ही क्या होता है, तब जाके आपके जगह में कोई और रूल करने लगता है। आज जितने फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, बहुत कम है जहां पर कि स्पोर्ट्स पर्संस ही डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को जरा सा सोचना पड़ेगा और बिना किसी मतलब कोई भी किसी तरह का किसी से बैर मनस्य, किसी से एनिमिटी नहीं लेते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ओलंपिक चार्टर को फॉलो करना पड़ेगा, ओलंपिक मूवमेंट को फॉलो करना पड़ेगा और तब जाके ये जो चीजें है ना बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। आज आप कर रहे हो, कल 10 इस तरह के कीवी के जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगे, कंपटीशंस बढ़ जाएगी। तब क्या होगा, बेटर से क्वालिटी और बेटर होता चला जाएगा, खिलाड़ी का भी और स्पोर्ट्स गुड्स का भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, कुछ नई चीजों को लाने की चीज में प्रयास होना चाहिए जिससे कि दरवाजा और खुलेंगे ही, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स की जरूरतें बढ़ेगी। आज अगर मैदान बढ़ेगा तो ग्राउंड्समैन की जरूरत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एकदम बढ़ेगी। तो सारी चीजों को उसमें खेल के माहौल में खिलाड़ियों के द्वारा ही संचालित करने का एक प्रयास लार्जर स्केल में होना चाहिए। सर एक और क्वेश्चन है, आई डोंट नो कि आपको आंसर देना सही लगे कि नहीं इस पे। जो स्पोर्ट्स इंफ्रा है सर, अगर मैं वॉलीबॉल की बात करूं तो लाइक इंडोर तो आई सी की बहुत कम है, इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट्स लेस, बट अगर मैं ऐसे देखूं कोई ओपन लीग करवाना हो तो उसके लिए वॉलीबॉल कोर्ट्स आर देयर अवेलेबल। बट अगर मैं किसी प्राइवेट लीग की बात करूं और व्यूअरशिप की बात करूं तो वो भी काफी दिखती है वॉलीबॉल में, और पैन इंडिया दिखती है। साउथ में भी काफी लीग्स होती हैं तो वहां पे भी ऑडियंस एकदम भर भर के दिखती है। सो इफ वी हैव व्यूअर्स, इफ वी हैव द फैन एंगेजमेंट इन वॉलीबॉल, तब भी सर इतनी कम लीग्स क्यों? और एक ब्रह्मपुत्र प्रीमियर लीग जैसी लीग्स को और भी कोई सारी लीग्स है जो कोशिश कर रही है वॉलीबॉल प्राइवेट लीग्स करवाने की, ताकि वहां से एक एथलीट को फंड आए और ये स्पोर्ट मोनेटाइज हो, ऑप्टिमाइज हो, और ये हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करे, बिकॉज इट हैव अ पोटेंशियल। जैसे आईएसएल है, पीकेएल है, आईपीएल है, सो वॉलीबॉल में भी पोटेंशियल है वो। तो कहाँ पे प्राइवेट लीग्स को और प्राइवेट पार्टीज को इन करने में दिक्कत हो रही है? वेयर इज द मेन प्रॉब्लम? डेफिनेटली आपने जो नाम लिया बीवीएल, ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग, which is masterminded by one of my closest players, Abhijit Bhattacharya. तो वो he has represented India so many times, he captained India, लंबा उनके पास एक्सपीरियंस है and he is doing very good job there. ये देखो, हम लोग एलिट ग्रुप के लिए सिर्फ कॉम्पिटिशन्स रखें और डाउन द लाइन अगर हम छोटे बच्चों को एज कैटेगरी में नहीं ले जाएं, अगर हम लोग ये जो ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग है इसमें मैंने फॉलो किया है, बहुत सारे चीज उसमें ऐसे होते हैं जो घर में बैठ के ही बच्चा कंपटीशन करता है अंडर हैंड,
कितने बार ले सकता है अंडर हैंड, कितने बार अपर हैंड ले सकता है, ये सब मोटिवेशन को और बढ़ाता है। तो अगर हम लोग छोटे बच्चों के लिए स्कूल के लेवल में ही एक प्रोफेशनल अप्रोच लाएं, स्कूल से ही लाएं, ना कि एलिट। I want to stop you here because अभी अगर हम बच्चों की बात करें, सो कोई भी बच्चा स्पोर्ट खेलता है, अगर घर पे बताता है कि मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ आजकल डेली, तो चलिए किसी पेरेंट्स को जो जानते हैं उन्हें लगता है कि अच्छा इसका फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर वो देखते हैं कि ये ज्यादा टाइम इंडल्ज कर रहा है इसमें, तो इसमें स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, वो अच्छा करने लगता है तो वो डरने लगते हैं कि ये इसमें अटक के रह जाएगा, ये कुछ नहीं करेगा। सो अगर सर एक ऑर्गेनाइज जब तक नहीं करेंगे चीजों को, प्राइवेट लीग्स नहीं होंगी, कोई फ्यूचर नहीं दिखेगा। क्योंकि आज के डेट में अगर फुटबॉल की बात करें तो लोगों को फ्यूचर दिखता है कि आई लीग है, ISL है, देयर आर क्लब्स, सो ही कैन ग्रो एंड ही कैन मेक हिज कैरियर, बिकॉज अब वो रिसोर्सेज आ गए हैं, धीरे धीरे दे आर कमिंग इनटू प्ले। बट अगर मैं वॉलीबॉल की बात करूं तो वो चीज इन कैसे होगी, वो माहौल कैसे बनेगा? देखो, वॉलीबॉल में एक जो पार्ट अभी इंडिया में है, दैट इज देयर इज नो नेशनल फेडरेशन एज ऑन टुडे, क्योंकि उनका जो स्टेटस है इंटरनेशनल फेडरेशन में, वो डिसमेंटल्ड स्टेज में है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी लैकुना है इंडिया में वॉलीबॉल के लिए, जो कि मॉनिटर करना इट इज वेरी टफ। और जिससे क्या हो रहा है कि जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो लोग रूइंड हो जा रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर जो उनको मिलना चाहिए एक सिस्टम से आगे बढ़ने की बातें, वो नहीं हो पा रहा है। एंड ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है कि कब तक चलेगा, लेकिन तब तक हाथ में हाथ धर के बैठे रहने से नहीं होगा। एक अपॉर्चुनिटी है कि इस गैप में हम लोग अपने लेवल से क्या कर सकते हैं। देयर मस्ट बी इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट, there must be some events, tournaments in every age category, not only for elite group जो international बने उनके लिए नहीं, जो उनके बाद का जो है उनके लिए भी, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी। ये टोटलिटी में, उसके लिए मैंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉर्पोरेट पार्टनरशिप की बहुत बड़ी जरूरत है हमारे यहाँ पर। जो बड़े स्केल में नहीं कर सकते हैं वो छोटे स्केल में अगर सपोर्ट करें, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, CSR फंड्स आर देयर, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी CSR फंड्स होते हैं। तो CSR फंड्स को स्पोर्ट्स की ओर लगाना, एक जो आपने पहले कहा ना कि स्कीम्स चलनी चाहिए, एक CSR फंड को हम अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट को फुलफिल नहीं करता। अगर हम कोई स्कीम में दें, कोई मिशन में दें, तो क्या होगा, वो दीर्घस्थायी होगा, सस्टेन करेगा, राइट यूटिलाइजेशन, और वो दिखेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ छोटा सा एग्जांपल, जैसे अभी बहुत सारे लोग मेडल जीत के आए हैं, नेशनल लेवल में भी मेडल जीतते हैं, तो CSR फंड के द्वारा कुछ उनको ऑनर किया जाता है या उनको उनके अचीवमेंट को क्रेडिट किया जाता है कि भाई 10 लाख 5 लाख करोड़ जो भी है दिया जाता है। उसके साथ ही साथ वो जहां से बच्चा निकला है, जिस छोटे से गांव से या एकेडमी से या क्लब से निकला है, वहां किस परिस्थिति से निकला है, हो सकता है कि जाके देखोगे कि अभी वहां पर उस तरह का नहीं है, कंडीशंस आर सो पुअर कि वहां से और नेक्स्ट नंबर 2 जो है वो निकलने में टफ है। तो उसको भी कुछ ना कुछ वहां पर सपोर्ट देना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क बढ़े। फ्रेमवर्क बढ़ेगा तब तो प्लेयर्स आएंगे ना। आज अगर स्विमिंग पूल ही नहीं होगा तो स्विमर कहां से आएंगे? ठीक है, सिमिलर हर ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसका जो मैनेजमेंट पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए भी जो काबिल लोग हैं, जिनको हम लोग, जैसे आज PM मोदी बहुत सारा डिसीजन ले रहे हैं जो कि एक स्ट्रांग पिलर के रूप में खड़ा हो रहा है यहाँ पर, तो सिमिलर वे हर एक गांव में, हर एक बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ये सिस्टम आना चाहिए कि स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। एंड अगेन देन वी कैन, कि टेंजिबल ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास आज के दिन में उतनी ताकत है कि वो लोग कर सकते हैं। Sir, what I feel is कि government involvement, it's my personal view, government involvement in sports and like the individuals, the private bodies are more than capable to
ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इन अ कंट्री. अगर उन्हें भी एक लीग्स, प्राइवेट लीग्स भी ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज मोनेटाइज करने के लिए भी परमिशन दिया जाए, बिकॉज आई फील कि वो वहां पे भी चैलेंजेस है कि व्हाई वी हैव सो मच लेस लीग्स. हम ओलंपिक मेडल्स की बात करते हैं, हम अपनी अगर प्राइवेट लीग्स की बात करें तो वो भी काफी कम है. अगर मैं आर्चरी की लीग्स बोलूं इन इंडिया, जो वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी बिग लीग्स होती है, प्राइवेट लीग्स, वो भी दे आर लेस, राइट. उसी टाइप से काफी स्पोर्ट्स में जो लीग्स हैं उसकी कमी है. तो जब तक एक एथलीट को हर साल 2 से 3 लीग्स कम से कम खेलने के लिए ना मिले, जहां से उसको लगे कि आई कैन सस्टेन, आई कैन गेट सम मनी आउट ऑफ इट, ऑफ दैट चैंपियनशिप अमाउंट, लाइक 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख, तब तक सर आई डोंट सी कि ये ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल बनेगा स्पोर्ट्स में, कोई भी अगर प्राइवेट स्पोर्ट है. सो व्हाट आई फील इज प्राइवेट बॉडीज को एक फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो खेल को भी एक लीग्स के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सके. डेफिनेटली डेफिनेटली. अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो ये जो प्राइवेट बॉडी की बात कर रहे हो, आप लोग को सबको पता होगा कि आईओए जो एस्टेब्लिश इंडिया में, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हुआ था, वो प्राइवेटली हुआ. टाटा, बाय टाटास, ठीक है. तो देखो होता क्या है ना कि आफ्टर ऑल आईओसी इज आल्सो ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है. वो हर एक कंट्री में नेशनल ओलंपिक कमिटीज को रिकॉग्नाइज करती है. दे आर आल्सो एनजीओज. एक जो रिलेशन डेवलप करना चाहिए, बहुत ही कोर्डियल रिलेशन, वो कोर्डियल रिलेशन को और एम्पावर करना चाहिए और नई दिशा देनी चाहिए, नई चीजों को लानी चाहिए. यहीं पर थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, जो सिस्टम में अभी तक चला आ रहा है उसी में चल रहे हैं, ठीक है. तो प्राइवेट बॉडीज ही तो उसको एम्पावर करेंगे मोस्टली. गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है. गवर्नमेंट आपको स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, फंड कुछ दे सकती है, आप रिकॉग्नाइज हो तो वो तो एक पार्ट हो गया. लेकिन अगर हम चाहेंगे, हम बहुत बड़े किसी कंपनी के मालिक है, हम चाहेंगे कि हम वॉलीबॉल को या किसी पर्टिकुलर इवेंट को हम प्रमोट करना चाहेंगे, मेरे जेब में पैसा है, आई एम द ऑल इन ऑल, ठीक है, तो हम देन एंड देयर उसको करेंगे. अगर ये है कि उनको कैसे आप इस माहौल में लाओ, किस तरह से उनको इन्वॉल्व करो. Build more policies to make them sustain. बैडमिंटन टूर्नामेंट्स, ऐसे इवेंट्स को भी कराया जा सकता है जो जितने भी एलीट बिग गन्स हैं इस कंट्री के प्राइवेटली, वही लोग खेले. 5 पॉइंट का खेले, कपल्स के लिए खेले, कपल्स हस्बैंड वाइफ खेलेंगे, खेलना जाने या नहीं जाने, लेट देम इन्वॉल्वमेंट. ये टेफिसा क्या कहती है, आज अगर इन्वॉल्वमेंट किसी का भी होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओज हैं, तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट वहां देखेंगे, तब वो उनको यह होगा कि हाँ हमें भी इसमें कुछ करनी चाहिए. तो उनका इन्वॉल्वमेंट में एकदम माने वो सामने नहीं आता. वो हम कोई कंपटीशन के लिए नहीं है, लेट देम गेट इन्वॉल्व, ठीक है. अगर 100 मीटर का दौड़ वो नहीं दौड़ सकते हैं तो 10 मीटर का दौड़ सकते हैं, ठीक है. तो अगर जितने भी यहाँ बड़े बड़े कंपनियां हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, पूरे कंट्री में so many big companies are there. अगर 10 मीटर का रन करने के लिए सबको आप इनवाइट करो, एक इसका ऑर्गेनाइजेशन बने, तो वो अपना इन्वॉल्वमेंट समझेंगे, वो दरवाजा खोलेंगे. और स्पोर्ट्स का मतलब ही तो है कि इंक्लूसिवनेस. एलीट ग्रुप छुटा रहता है, जो कर रहा है वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ सोफा में बैठ के देख रहा है. उसको मैदान में ले जाने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, है ना. उनका ठीक है एज फैक्टर होगा, उनका कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, हाँ, कोई डायबिटिक होंगे तो कोई कुछ होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स फॉर ऑल बोलता है कि सभी को उनके अनुसार जगह दिया जाए, प्लेस किया जाए. ये है यूरोपियन कंट्रीज में है, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग लाइक दैट. Okay, sir, we are tight on time here, and it's 2 minutes और left. किसी को कुछ पूछना है या? Okay, so Aman, Simon, do you have any questions for sir? Okay. Not specifically any question, but आपने जितना knowledge share किया, मतलब related to volleyball. I am a basketball player, and according to me, like in Mumbai, if you see, there are very few
एकेडमीज एंड क्लब्स जहाँ पे वॉलीबॉल हो रहा है, तो आपने जितना नॉलेज शेयर किया, मेरे पास लिटरली उनका 5% नहीं लिखा, आपने जितना नॉलेज शेयर किया, इट वाज अमेजिंग एंड एनरिचिंग। तो लाइक बहुत अच्छा नॉलेज आपका है, एंड लाइक वी वुड लाइक टू हैव यू फर्दर आल्सो, ताकि आप ऐसे ही नॉलेज शेयर करें एंड वॉलीबॉल को थोड़ा प्रमोट करें, बिकॉज वॉलीबॉल इज अ गुड स्पोर्ट। मैंने रिक्रिएशन के लिए खेला है, बट गेटिंग टू नो मोर अबाउट द स्पोर्ट वाज अमेजिंग। So that's all I want to say. Thank you, sir, for being here. थैंक यू, थैंक यू। Yeah, Aman, do you have any questions for sir? Yeah, my question for you would be कि like out of all the sports आपने ऐसा like volleyball क्यों चुना? Like कोई personal like attachment with it, or like you have a favorite player in volleyball, a specific player जिनको आप चाहते हो कि अरे ये बहुत अच्छा है, मैं हेल्प करूँ तो मैं लोगों को, मतलब आपके गाइडेंस से आप लोगों को, आपके प्लेयर्स को, आपके स्टूडेंट्स को उसके जैसा अच्छा बना सकते हो, सो दैट प्लेयर्स भी उस लेवल पे एक्सेल कर पाए। वो कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेयर है आपके लिए? So sir, do you catch his question? सर आपको इसका क्वेश्चन सुनाई दिया? नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं था, इसलिए सर या उसका क्वेश्चन ये है कि आपने इतने सारे स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल ही क्यों चुना, एंड आपका कोई फेवरेट प्लेयर था क्या इन वॉलीबॉल? अच्छा, मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ऐसा है कि इन माय स्कूल डेज आई वाज अ टेबल टेनिस प्लेयर। अर्लियर माय फादर वाज ए स्टेट चैंपियन, ठीक है। तो हमारे घर के बगल में YMCA का, रांची में YMCA का एस्टेब्लिशमेंट था। तो उन दिनों में मैं टेबल टेनिस खेलने जाया करता था। इट वाज क्लास 6, 7, 8 की बात होगी, है ना। और अच्छा खेलता था, और मेरा रिकॉर्ड भी है सेंट जॉन्स रांची में। मैंने लगातार 5 या 6 बार अपना स्कूल लेवल में चैंपियन बना, ठीक है। लेकिन घटना घटी कि एक समर कोचिंग कैंप उन दिनों में हो रहा था, YMCA के द्वारा ही ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग समर वैकेशन। YMCA का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वॉलीबॉल में और बास्केटबॉल में भी। YMCA से ही वॉलीबॉल आई है, हॉलीवुड YMCA, है ना। तो वही WG मॉर्गन जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर थे। तो रांची YMCA में जब ये समर कोचिंग कैंप लगा, तो इन द इवेंट ऑफ वॉलीबॉल, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन लाइक दैट, ठीक है। तो मेरे बड़े भैया वॉलीबॉल खेलते थे। एक दिन मैं वॉलीबॉल खेलने गया वहाँ ड्यूरिंग द इवेंट, तो समर कैंप चल रहा था। और वहाँ उन दिनों में हमारे जो गुरु, हमारे जो शेखर बोस साहब, जो कि बहुत रिनाउंड वॉलीबॉल कोच भी रहे अपने समय में, उन्होंने देखा मेरा जंप काफी अच्छा था, ठीक है, नेचुरल। तो एक बॉल किसी ने बनाया, लिफ्ट किया, तो बोला कि आओ आप मार, देखो तो मार के अटैक कर सकते हो। तो मैंने मारा, तो फर्स्ट टाइम बॉल नेट के ऊपर से जाना उस एज में, इट इज मिरेकल टू मी। क्योंकि मेरा जंप अच्छा था, टाइमिंग सेट हो गई। तो फिर मेरे भैया भी बोले कि छोड़ो, छोटा बॉल में बहुत चैंपियन बने, बड़ा बॉल खेल। मतलब टेबल टेनिस बॉल छोटी होती है और बड़ा बॉल मतलब वॉलीबॉल में आ जाए। एंड देन उसके बाद शेखर बोस ने काफी हमें प्रमोट भी किया हर चीज में भी, और आज भी मैं रिगार्ड करता हूँ उनका। कहीं ना कहीं हम जहाँ भी हैं आज, उनमें हमारे गुरु का तो खैर इम्पैक्ट रहता ही है, साथ में और भी लोगों का हमको बहुत सपोर्ट मिला है फ्रॉम झारखंड एंड एल्सवेयर। श्याम सुंदर राव जो ग्रेट लेजेंडरी कोच भी हैं और खिलाड़ी भी थे, अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनसे हमको मिला। ऑल एवरीबडी, देखो होता क्या है ना कि एक बच्चा अगर अच्छा करने लगे तो उसको लगता है कि चलो इसको प्रमोट किया जाए किसी भी क्षेत्र में। घर में अगर मेरे 4 बच्चे हैं और कोई अच्छा पढ़ाई में कर रहा है, तो मैं उसको चाहूंगा कि चलो आगे बढ़ो। रमन्ना राव सर इज देयर। Apart from that, I did my NIS when Mr. Kalkal was there as a head coach. I stood in first class. Always in all my sporting academic career, I stood first class always. And then I सेल में आया। उसके बाद बहुत सारी गतिविधियां बढ़ती चली गई। गिनती में फिर 94 में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी,
कतर में तो मैं डेप्यूटी श्याम राव था, वहां भी सिल्वर मेडल मिला इंडिया को, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। देन 2002 में देन अगेन आई वाज इनवाइटेड फॉर द सीनियर इंडियन टीम कोच, जहां अभिजीत भट्टाचार्य भी थे। तो सिलसिला चलता गया। देन स्टील प्लांट का भी जॉब थी। तो ये सब चीजों की इन टोटलिटी में अगर देखा जाए तो पहला जो ब्रेक मिला फ्रॉम YMCA में, हम टेबल टेनिस खेलते थे, वहीं से जो स्विचिंग हुआ देन आई बढ़ता चला गया। स्कूल के स्टेट स्कूल टीम से मैं गया, फिर यूनिवर्सिटी खेला, रांची यूनिवर्सिटी की काफी अच्छी टीम हुआ करती थी उन दिनों में। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें प्रॉम्प्ट किया कि वॉलीबॉल की ओर हम जाएं, और फिर गए तो डूबता चले गए, डूबते डूबते अब यहाँ तक आए हैं, अभी तो और डूबना है। लेट अस डू समथिंग फॉर द स्पोर्ट्स, फॉर वॉलीबॉल। सर एक क्वेश्चन रह गया उसका, हु इज योर फेवरेट प्लेयर? आप एडमायर किसको करते हैं एज अ प्लेयर? एडमायर किसको करते हैं? जिनके द्वारा हम ये दुनिया देख रहे हैं, डेफिनेटली अपना पेरेंट्स, उससे बड़ा गॉड भी नहीं होता। कुछ भी हम लोग हो जाए ड्यू टू आवर पेरेंट्स। माँ बाप है तब तो आप आए हो, तब तो हम आए, है ना? जैसे है उन्हीं के लिए नंबर 1 वही। Okay, sir. It's been great talking to you, and thank you, sir, for coming here and तो talking बहुत with us. अच्छा लगा। और भी कभी कुछ Sharing your जरूरत knowledge. पड़े डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। Yeah, definitely, sir. So Sure, next sure. time we will engage with that topic and to make it more like अभी इस conversation में we got to know about many things. अब उसको संजोड़ के रखना और एक चीज पे चिंतन करना बहुत मुश्किल है अभी। नहीं, एक्सपेरिमेंट करो और डूबता चला जाओ। आज बताओ सागर, तुम्हारे ही बारे में बोल रहा हूँ, तुम आज से 2 साल पहले काफी इंटरेक्शन तुम्हारे साथ हमारी होती थी। आज देखो, नॉकिंग जब तक नहीं करोगे ना, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। हम कितने भी आपसे क्लोज हो जाएं, अगर रात को 2 बजे आप हमारे दरवाजे में आके एक बार नॉक करोगे तो हम नींद में होंगे, लेकिन अगर आप 50 बार नॉक करोगे तो हम दरवाजा खोलेंगे और बोलेंगे अरे सागर अभी इतना रात को। तो आपको कहीं ना कहीं का दरवाजा खोलने के लिए डिसहर्टेंट होना ही नहीं है ना। बहुत सारी चीजें हैं स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स जो दे सकता है वो मिराकुलस है। Yes, definitely, sir. Definitely. I completely true. Okay, sir. Thanks for coming here and sharing your knowledge and enlightening us with your values and your sports ethics and sports knowledge. Thank you, sir. Okay. Have a great day. थैंक यू।